वेलकम फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियो में हमारा जो लेक्चर चल रहा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, उसको मैं आज ख़त्म करता हूँ अब कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के लास्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है स्विच कंट्रोल। और उसको मैं स्विच केस के नाम से बोलूँगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए मैं ये कंपाइलर ओपन करता हूँ, कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। देखिए स्विच जो कंट्रोल है इसका यूज़ किस तरह करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्विच केस की नीड कहाँ पड़ी, ठीक है ना। इससे पहली जो वीडियो थी हमने पढ़ा था नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जो कि अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो लूप इन ए लूप बोल सकता हूँ, यानी लूप के अंदर लूप, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 20 ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिनके अंदर मेरे को नेस्टेड लूप लगाना है, ठीक है। तो देखिए वो कोड कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ, ठीक है। लगा दिया मैंने, इसका ब्रेक इट ऑन, फिर मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर मैं देखा जाऊँ तो देखिए ये फॉर लूप इस तरह से चलता हुआ आ रहा है तिरछा। अगर मेरे को लगाने पड़े 20 फॉर लूप लगाने पड़े तो ये शायद स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, तो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा तो बाकी का कोड इस तरफ स्लाइड हो जाएगा और मैं उस तरफ कोडिंग करते हुए चला जाऊंगा। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। इस तरह से देखिए, फिर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इस तरह से देखिए। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम ये जो प्रॉब्लम आ रही है इससे ओवरकम आने के लिए हमने एक फीचर डेवलप किया, या फिर मैं कहूँ कि एक सी ने हमें एक फीचर दिया जिसका मैं नाम ले रहा हूँ स्विच केस। स्विच केस, ठीक है। अगर दूसरी भाषा में इसको बोलो तो स्विच कंट्रोल। स्विच कंट्रोल में बोल सकता हूँ, ठीक है। देखिए अब हमें पता है इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, तो अब देख लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको यूज़ कैसे करते हैं। और हाँ, मैंने बताया ना कि नेस्टेड लूप में क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं, तब हम लोगों ने नेस्टेड लूप का जो झंझट है, या मैं कहूँ उसमें कोड को रीड नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर कहूँ को रीड किया जा सकता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक नया बिगनर जो कोडर है, प्रोग्रामर है, उसके लिए बहुत हार्ड होगा, ठीक है। तो जब हमें मल्टीपल केसेस हो, यानी कि बहुत सारे हमारे पास केस हो, उनमें से सिर्फ एक केस हमें चूज करना है, ओनली वन केस इन मल्टीपल केसेस, देन वी यूज स्विच केस, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन होगी। जब बहुत सारे केसेस में हमें सिर्फ एक केस को चुनना हो तब हम स्विच केस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्विच केस को सिंटैक्स यूज करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो मैं बता देता हूँ। सिंटैक्स होगा, सबसे पहले हमें स्विच कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, स्विच कीवर्ड। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमें एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है ना। वो एक्सप्रेशन क्या है वो प्रोग्राम अभी बनाएंगे इसी वीडियो में, उसके बाद पता चल जाएगा। ओके चलिए उसके बाद क्या करना है, इस तरह से करली ब्रैकेट लगा के, चलिए ब्रैकेट को थोड़ा नीचे ले आता हूँ जो दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, फिर हमें केस और एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है ना। मैं कहूँ कि केस को एक्सप्रेशन नाम दे सकता हूँ, या कोई, देखिए ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है या फिर कैरेक्टर इंटीजर हो सकता है। यानी कि मैं कहूँ तो 0 से 9 तक या 10 तक 11 तक कुछ भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। जो सिर्फ कहूँ कि कंप्लीट वैल्यू हो, पॉइंट में ना हो या फ्लोट ना हो या डबल ना हो, ठीक है। और या फिर कहूँ कि कैपिटल A to Z हो जो कि कैप्स लॉक में हो, या फिर स्मॉल में हो, A हो B हो, ऐसे यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ केस फर्स्ट, ठीक है। ये जो फर्स्ट है मैंने लिखा है, इसको मैं एक्सप्रेशन बोल के चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन है, ओके। अब जो भी स्टेटमेंट है, यानी कि केस फर्स्ट में क्या करना चाह रहा हूँ मैं, एडिशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। एडिशन जो भी मेरे को करना है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। केस सेकंड,
इस तरह से ये जो कोलन लगाते चलेंगे, ठीक है ना, केस फर्स्ट कोलन, उसके बाद एंटर मारेंगे तो ये थोड़ा आगे से टर्न लिखा हुआ आएगा। इसके ये जो एडिशन है हमें यहाँ पे अपना कोड लिख देना है जो भी एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद सेमीकोलन लगा के एक्सप्रेशन का एंड का, इस स्टेटमेंट का एंड करना है, केस सेकंड लिखना है, एंटर मार के मेरे को जो भी मेरे को जो मान लीजिए मेरे को केस फर्स्ट में एडिशन करना है, केस सेकंड में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, सेमीकोलन लगा के केस थर्ड में क्रिएट करता हूं, केस थर्ड, ओके। केस थर्ड में मेरे को करना है मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन मैं लिख देता हूं, उसका पूरा नाम नहीं लिखता हूं, टाइम बचेगा अपना, ओके। देखिए अगर मेरे पास टोटल 4 केस हैं तो मैं 3 को केस को तो मैं उनका वैल्यू दूंगा, यानी कि एक्सप्रेशन दूंगा 1 2 3, 4 हो गए, लेकिन जो फाइनल होगा मैं उसको केस 4 नहीं लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा डिफॉल्ट। यानी कि अगर मैं एक्सप्रेशन में 1 दूं या 2 दूं 3 दूं तो 1 दूं तो एडिशन हो जाए, 2 इनपुट कराऊं तो सब्ट्रैक्ट हो जाए, और 3 इनपुट कराता हूं तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अगर इनमें से मैं कोई भी वैल्यू नहीं कराता हूं, मतलब इनपुट नहीं कराता हूं, यानी कि ना इनपुट में मैं ए दबाता हूं, ना 2 की प्रेस करता हूं, ना 3 जो इंटीजर है वो की प्रेस करता हूं, इसके अलावा कुछ भी प्रेस करूं तो वो जो मेरे को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या होगा, डिवाइस मान लेता हूं तो मैं उसको डिव लिख देता हूं, ठीक है, सेमीकोलन लगा देता हूं। चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, स्विच केस का इस्तेमाल तभी हो जब मल्टीपल चॉइसेस में से सिर्फ एक चॉइसेस चुननी हो, यानी कि या तो सिर्फ एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो। तो देखिए अगर मैंने 1 प्रेस किया है तो ये कोड तो चलेगा, केस फर्स्ट वाला चलेगा, एडिशन चलेगा, लेकिन ये केस सेकंड वाला ये कोड भी चलेगा, क्योंकि हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई है कि कोड ब्रेक हो या टूट जाए। तो क्या करेंगे अपन, इस कोड को ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर देंगे हर केस के बाद, ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर देता हूं, ओके। यहां भी मैं इस केस के स्टेटमेंट के बाद ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर देता हूं। ये इसलिए लगा रहा हूं कि जब मैं कुछ बहुत सारे केसेस में कोई भी एक केस चूज करूं तो सिर्फ वो एक केस ही चूज हो, ठीक है, ओके। केस थर्ड के बाद भी मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज कर देता हूं। इनको ब्रेक को एक बार लगा के रन कराएंगे और एक बार हटा के रन, ठीक है। डिफॉल्ट ये लास्ट कोड है तो इसके नीचे कोई कोड है नहीं रन होने के लिए, सिर्फ डिफॉल्ट का ही पार्ट है, तो उसके नीचे ब्रेक लगाने की आपको नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, कंट्रोल एन दबा के मैं न्यू फाइल बनाता हूं। हर प्रोग्राम में आने वाले जो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स हैं जो कि हैश से शुरू होते हैं, मैं उनको लिखता हूं। हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हो गया है, हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट मैं कर देता हूं, ओके। मेन फंक्शन लिख देता हूं इंट मेन, ओके। चलिए सबसे पहले क्या करना है कि क्या करना है कि एक मैसेज प्रिंट हो जो कि हमें बताए कि आपको ये चॉइस चूज करनी है। तो मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एफ, ओके। प्लीज, चलिए एक मैसेज हमारे पास आए कि आप लोग को क्या करना है कि एडिशन करना है तो आपको 1 प्रेस करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है तो 2, मल्टीप्लाई के सेकंड के लिए 3, और अदर के लिए कुछ भी आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन सिर्फ 3 केस लेके चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और डिफॉल्ट, ठीक है। मैं मैसेज लिखता हूं, प्रेस 1, आपको प्रेस करना है 1, प्रेस के बाद मैं एक काम करता हूं, बैकस्लैश एन फायर लगा देता हूं, ठीक है। 1 फॉर एडिशन, बैकस्लैश एन लगा के नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं 2 4, ओके, 2 4 सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन लिख देता हूं या फिर सभी लिख देता हूं, बैकस्लैश एन ताकि कंट्रोल न्यू लाइन में आए जो कि मैं लिखूं, प्रेस 3, आपको 3 नहीं कंडीशन, ठीक है। अदर कुछ भी दबाओ, अदर की 4, मल्टीप्लिकेशन को मैं मल लिख देता हूं, ओके, ठीक है। और बैकस्लैश एन जो
एस्केप सीक्वेंस है, बोलते हैं इसको बैकस्लैश n को, ताकि ओके स्टेटमेंट खत्म कर रहा हूं मैं सेमीकोलन लगा के। ओके ये मैसेज प्रिंट हो गया। अब क्या करेगा, मैसेज एक प्रिंट होगा कि प्लीज चूज योर वैल्यू। ठीक है, ओके मैसेज प्रिंट कराता हूं, प्रिंट ये मैसेज प्रिंट हुआ है कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, प्रेस को मिटा देते हैं, ये अपन न्यू मैसेज में लिख देंगे, यानी कि न्यू लाइन में जो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ में। ओके प्रिंट एफ चूज एनी चॉइस। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि प्लीज एंटर योर चॉइस, प्लीज एंटर योर चॉइस। ओके अब ये जब भी कभी ये अपनी वैल्यू या मैं कहूं कि अपनी चॉइस को एंटर करेगा, तो या तो वो 1 दबाएगा या 2 दबाएगा, या फिर कोई भी इनके अलावा 1 2 के अलावा कोई भी इंटीजर टाइप की दबाएगा। ठीक है ना, हालांकि ये हो सकते हैं कैरेक्टर, वो बाद में मैं डिपेंड करता है वो कि हम किस टाइप के इनपुट लिए हैं। अगर मैं कह रहा हूं प्रेस 1 फॉर एडिशन तो वो 1 ही दबाएगा, अगर मैं कहूं कि प्रेस ए फॉर एडिशन तो वो ए दबाएगा। ठीक है, तो जब वो 1 दबाएगा या 2 दबाएगा इनपुट आएगा, तो इंटीजर टाइप का इनपुट है, तो इंटीजर टाइप के इनपुट को स्टोर करने के लिए मैं, यानी कि इनपुट लेने के लिए स्क्रीन से मैं क्या करूंगा, स्कैनफ एक फंक्शन है उसका इस्तेमाल करूंगा, और वो इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट कराएगा, तो इंटीजर टाइप के डेटा को इनपुट कराने के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करूंगा, फिर कॉमा लगा के, और कोई भी एक वेरिएबल का नाम मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा। %, मैंने दे दिया है i। ठीक है, और मैं इस तरह से सेमीकोलन लगा के ये जो स्टेटमेंट है इसका एंड करता हूं। अब देखिए मैंने ये %i लगा के एक वेरिएबल का नाम दे दिया है, एक मेमोरी ब्लॉक का, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे कहीं i का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें कंपाइलर को बताना, हर एक वर्ड का मीनिंग बता के चलना पड़ेगा, वरना कंपाइलर एरर देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ इंट आई, यानी कि आई क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका मैं यूज करूंगा इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, देखिए 1 2 जब मैं इनको प्रेस करूंगा तो वो आई में आके स्टोर होगा, तो ये 1 2 या फिर 3 जो भी मैं प्रेस करूंगा वो इंटीजर टाइप का डेटा है, तो आई में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कोड को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हो गया कि ये सब तो आ गया है हमारे पास, अब मैं स्विच केस लगाता हूं। ठीक है ना, तो स्विच के जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल करूंगा, SWITCH स्विच, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखना है मेरे को। ठीक है ना, यानी कि फिलहाल मैं इसको एक्सप्रेशन ही लिख के चल देता हूं, EXPRESSION एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद मेरे को एंटर मारना है, 2 ब्रैकेट बना के ऐसे चलने हैं। ठीक है ना, अगर मैं चाहूं तो ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहां लग सकता हूं, दूसरा नीचे रह सकता है, लेकिन अच्छा लगे इसलिए मैंने 2 ब्रैकेट बराबर कर दिए। इस तरह का ब्रैकेट का स्कोप बनाना है, यानी कि स्विच का जो स्कोप है वो इन 2 ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, ओके अब मेरे को केस लिखना है, केस फर्स्ट, यानी कि एक्सप्रेशन जो कि आई यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो केस ए लिख के चलूंगा, अगर मैंने लिखा है प्रेस 1 फॉर एडिशन तो मैं 1 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का कोलन लगाऊंगा और एंटर मारूंगा। देखिए अब ये 1 है, ये स्विच केस में किस तरह से मैच होगा, यानी कि 1 है जो मैंने एंटर कराया है, जब मैं एंटर करा रहा हूं तो ये जो 1 या 2 एंटर करा रहा हूं वो वैल्यू कहाँ जा रही है, आई में जा रही है, और आई में वैल्यू आ रही है वही तो इससे मैच होगी, या तो आई में 1 आया है या 2 आया है, तो मैं इस एक्सप्रेशन की जगह आई लिख दूंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, केस फर्स्ट एंटर कर मारता हूं। ठीक है, अब मेरे को केस फर्स्ट में क्या करना है, एडिशन करना है। अब एडिशन करने के लिए क्या कर चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, तो क्या करता हूं मैं, एक मैसेज प्रिंट कराता हूं, printf प्लीज एंटर 2 वैल्यूज, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज। ओके, सेमीकोलन लगा दिया, वैल्यू का मैसेज तो प्रिंट हो गया कि 2 वैल्यू एंटर कराइए। अब कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो मैं स्कैनफ
जो कीवर्ड है, जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करूंगा, स्कैनफ। ओके, कीबोर्ड से इंटीजर टाइप का डेटा ही तो इनपुट कराऊंगा, या फिर मैं अदर चाहूं तो अदर टाइप का डेटा भी इनपुट करा सकता हूं उसी प्रकार के, लेकिन मेरे को मैं यहाँ फिलहाल इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट कराऊंगा, तो %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका इस्तेमाल करूंगा। ओके ओके, दो मैंने बोला है 2 वैल्यू एंटर कीजिए, तो फिर %d। ओके, जो डबल कोट है उससे बाहर आके एक कोमा लगाऊंगा, फिर %, यानी कि एड्रेस ऑफ। अब मेरे को कोई भी 2 वेरिएबल फिर बना लेने हैं, जो डेटा इनपुट कराऊंगा मैं बना लेता हूं a, फिर से कोमा लगाना है मेरे को, एड्रेस ऑफ b। ठीक है, ओके, इस स्टेटमेंट का मैं एंड कर देता हूं। मेरे पास क्या हो गया है, 2 वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट हो गई। अब मेरे को उसका एडिशन कर देना है। मैंने एडिशन कर दिया उसका a प्लस b और सेमीकोलन लगा दिया। देखिए ये a प्लस b का एडिशन तो हो गया है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, अगर मैं चाहूं तो इसको एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करके वो वेरिएबल को प्रिंट करा सकता हूं, या फिर a प्लस बी को मैं डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूं। अगर मेरे को a प्लस बी को डायरेक्ट प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा सीधा प्रिंटफ मैसेज, लिखा मैंने इस तरह से, डबल कोट लिख का सिंबल दिया, सम इज, मैंने लिखा है सम इज इक्वल, ठीक है, %d लिख दिया, जो कि क्योंकि a प्लस बी का जो अगर दोनों इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का ही डेटा आएगा एडिशन में, और फिर कोमा लगा के बाहर मैं a प्लस बी लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का जो एडिशन है वो प्रिंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं चाहता मैं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि एक सम नाम का कोई वेरिएबल बना लेता हूं, उसमें a प्लस बी का एडिशन असाइन करा लेता हूं। ठीक है, तब मेरे को यहाँ पे सिर्फ सम लिखना, a प्लस बी की जगह मैं सम लिखूंगा, सम। ठीक है, लेकिन देखिए सम एक वेरिएबल है जिसमें मैं a प्लस बी का जो एडिशन है वो असाइन करा रहा हूं, तो मेरे को फिर इसका मीनिंग बताना पड़ेगा कंपाइलर को, एक सम ये क्या है, नहीं तो अदरवाइज कंपाइलर एरर देगा। तो मैं यहाँ पे फिर से एंटर मारता हूँ और इंट सम नाम का एक वेरिएबल इसको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने अभी पहले भी बताया था, जो ये जो वेरिएबल बनाए हैं मैंने a और b, ये बना तो लिए हैं, लेकिन मैंने बताया नहीं ये कंपाइलर को किस टाइप के वेरिएबल हैं, इन टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं। और फिलहाल मैंने क्या किया, %d लगा के इंटीजर टाइप का डेटा इनमें स्टोर कराऊंगा। तो मैं कंपाइलर को फिर से बताऊंगा कि मैं भाई ये 2 वेरिएबल और ले रहा हूं, इंट a और इंट b। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैंने अलग अलग लिखे हैं, मैं चाहूं तो इनको एक ही लाइन में लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिखा इंट i हो गया, इंट a हो गया, इंट b हो गया और इंट सम हो गया। ठीक है ओके, फिर क्या करता हूं, मैंने क्या कहा है, बहुत सारे केसेस में सिर्फ एक केस चुनेंगे तब इस स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं सिर्फ एक केस को, फर्स्ट केस को चुनता हूं तो ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद केस सेकंड वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, केस सेकंड। इस तरह से अगर मैं जो भी केस लिखूंगा तो मेरे को इसके जस्ट बाद ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल अपन एक बार बिना ब्रेक कीवर्ड के रन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं सेम कोड को कॉपी कर लेता हूं ताकि टाइम बच जाएगा अपना। ओके, प्लीज एंटर टू वैल्यू, फिर से मैसेज आया। अगर मैं टू प्रिंट करूं तो ये डेटा सेम स्टोर ऐसे ही होगा, लेकिन देखिए इस बार मेरे को क्या करना है, a माइनस बी, यानी कि तो मैं इस बार इस तरह के जो स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, मेरे को लिखना है सब, SUB सब इज, यहां मैं सब नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट a माइनस बी कर देता हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों तरफ से करके बता रहा हूं। एंटर करता हूं, केस थर्ड लिखता हूं। देखिए केस फर्स्ट 4 1 1 4 एडिशन, 2 4 सब्ट्रैक्शन, एंड देखिए अनदर की 4 मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे को यहाँ केस थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना अगर केस 3 हो तो हम केस 2 ही बनाएंगे, बाकी तीसरे को नाम डिफॉल्ट से जानेंगे। डिफॉल्ट सेमीकोलन लगाता हूं, मैं फिर से कोड को कॉपी किया हुआ था मैंने, मैं पेस्ट करता हूं कोड को, और इस बार मैं करता हूं कोई भी वैल्यू दो एंटर कराओ, मल्टीप्लिकेशन करना है मेरे को। ठीक है, तो मैं इस कोड को क्या करता हूं,
ठीक है। और ये अगर मैं चाहूँ तो मल्टीप्लिकेशन नाम से मल नाम से कीवर्ड बना सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा। उसको फिर मेरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, 2 जगह लिखना पड़ेगा। तो मैं सीधा a इंटू बी कर दूंगा, ठीक है, मेरे लिए इजी होगा। ओके, ठीक है। देखिए डिफ़ॉल्ट के नीचे कोई और कोड है नहीं मेरे पास रन करने के लिए, यानी कि मेरे पास 3 ही चॉइस है, या तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे को डिफ़ॉल्ट के नीचे कीवर्ड ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं रिटर्न 0 लिख के एक बार बिना ब्रेक के रन करके दिखा देता हूँ। आई थिंक कोई एरर ना हो। कंपाइल करता हूँ, सेव होने के लिए बोल रहा है, सेव कर देता हूँ। रिप्लेस मांग रहा है, रिप्लेस कर देता हूँ। वेरी गुड, कोई एरर नहीं है सर। चलिए कंपाइल करके मैं रन करता हूँ। कंपाइल रन साथ में देखिए ये बोल रहा है कि प्लीज़ एंटर योर चॉइस। योर नहीं आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे मैसेज में यू लिख दिया है, आर टाइप नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, इग्नोर मारते हैं इसको। एंटर योर चॉइस, मेरे को एडिशन करना है 1। मैं एंटर मारता हूँ, 2 वैल्यू एंटर कराता हूँ, 4 + 2 एंटर। फिर से देखिए सम आ गया है, सम इज 6। और देखिए फिर नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट हो गया है, प्लीज एंटर योर 2 वैल्यूज। देखिए ये पहला वाला था, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज, ये वाला कोड था। अब देखिए ये वाला कोड एंटर हो गया है, फिर से केस 2 चल गया है, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज। मैं फिर से 2 वैल्यूज एंटर करा रहा हूँ, 4 - 2। देखिए अब ये सब्ट्रैक्शन हो गया है, सब इज 2 यानी कि 6 मैंने एंटर कराया था, 4 - 2 यानी कि 2 वैल्यू आ गई है। फिर अब ये थर्ड वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज। मैं फिर से कराता हूँ, इस बार अपन मल्टीप्लिकेशन होगा, 8 एंटर किया, मैं 2 एंटर करता हूँ, 16 आंसर आएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन यानी मल इज 16। लेकिन जो स्विच केस का नियम क्या कहता है कि आपको स्विच केस तभी इस्तेमाल करना है जब आप लोग बहुत सारे केसेस में से सिर्फ एक केस का यूज करें। लेकिन देखिए यहाँ पर तो 3 केस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अपन लोग यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जब भी ये केस यानी कि ये एक्सप्रेशन इनमें से एंड मैच होगा, देखिए मैंने आई जो वैल्यू है उसमें क्या एंटर कराया है, या तो 1 या 2 या अनदर की जो भी है, ठीक है। जब आई में स्टोर हो गया है वो वैल्यू और आई मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिख दी है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये तुरंत इससे मैच हो जाएगा, तब ये कोड भी चलेगा और इसके नीचे का सारा कोड चलेगा, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ 1 केस का कोड चलाना है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है आई की वैल्यू अगर मैं 2 एंटर कराता हूँ तो 2 से ये एक्सप्रेशन मैच होगा, तो कंट्रोल सीधा केस 2 पे जंप करेगा, देन ये कोड रन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मेरे को सिर्फ एक को केस एग्जीक्यूट करना है, तो मैं केस 2 के बाद ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद है नहीं, यानी कि अगर मैं आई में या तो वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से मैच होगा तो ये केस चलेगा, 2 होगी तो ये केस पे जंप होगा, ये केस चलेगा। अगर इनके अलावा कुछ भी हो वो सीधा यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट पे, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। देखिए अब थोड़ा नियम देख लेते हैं अपन। इस एक्सप्रेशन में यानी कि आई में जो भी वैल्यू आए वो या तो कैरेक्टर इंटीजर हो या फिर इंटीजर कांस्टेंट हो, ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि ये जो केसेस हैं, ये देखिए ये केस 1, केस 2, केस डिफॉल्ट, ये सब है ना, ये डिफरेंट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं केस 1 भी इसको भी केस 1 के नाम से जानूं और उसको भी केस 1 के नाम से जानूं। तो देखिए जब अगर मैं आई में 1 की वैल्यू एंटर कराऊंगा यानी कि एडिशन कराऊंगा तो ये 2 कमांड एक साथ रन होंगे, यानी कि कंट्रोल कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको देखूं या इसको देखूं। ऐसे में कंपाइलर एरर दे देगा। देखिए एरर दे दिया है, इसने लिख दिया है डुप्लीकेट केस वैल्यूज, यानी कि उसने कहा है कि डुप्लीकेट हो गया है, यानी कि सेम हो गया है। तो अपन इनको डिफरेंट रखेंगे, यानी कि इनको हर बार ये जो केसेस होंगे उनकी वैल्यू यूनिक होगी, ठीक है। 2 नियम हो गए हैं अपने पास। और तीसरा नियम ये कहता है कि ये जो इनका ऑर्डर है, ठीक है, जैसे केस नंबर 1 मैंने लिखा है या केस नंबर 2 मैंने लिखा है, ये चेंज हो सकता है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो क्या होता है कि ये केस आई को इससे मैच होना चाहिए, ठीक है ना। मैं फिर दोहराता हूँ, केस 1 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, केस 2 को मैं नीचे लिख सकता हूँ, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कंट्रोल X कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और केस 2 के
नीचे मैं केस फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी। ओके, मैं कंपाइल और एग्जीक्यूट एक साथ करा देता हूँ। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा है, मैं एंटर, फिर भी मैं यहाँ पे देखिए 2 ऊपर है, केस फर्स्ट नीचे है, तो मैं फिर भी 1 एंटर करा के एडिशन करूंगा। एक बार 4 एंटर कराता हूँ और एक बार 9 एंटर कराता हूँ। 9 + 4 13 आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।